तो आज हम जानेंगे मौर्य वंश के संस्थापक चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में। जी हाँ, इनका जन्म माना जाता है ऐसा कि लगभग 340 ईसा पूर्व में हुआ था। हालांकि इनके जो जन्म का जो तिथि है उस बारे में ठीक ठीक किसी भी हिस्टोरिकल टेक्स्ट में, किसी भी इतिहास किताब में सही सही ढंग से डेट मेंशन नहीं है। लेकिन फिर भी ऐसा माना जाता है कि 342 से लेकर 350 ईसा पूर्व में जो है इनका जन्म हुआ था। और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य दरअसल नंद वंश के ही किसी एक रानी की संतान थे। लेकिन हालांकि इन बातों की पुष्टि कहीं भी देखने को नहीं मिलती। और अगर हम एक हिस्टोरिकल फैक्ट के बारे में बात करें तो साफ साफ उनका जन्म कहाँ हुआ और उनके पूर्वज कौन थे, उनके माता पिता कौन थे, इस बारे में सही से वर्णन नहीं मिलता है। तो उन्होंने जो है मगध पर राज किया है 322 ईसा पूर्व से लेके 298 ईसा पूर्व तक, यानी लगभग 22 साल तक या 24 साल तक। और चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य वंश की स्थापना की थी। इससे पहले मगध की गद्दी पर धनानंद, जैसा हम सब जानते हैं, नंद वंश का शासन था। और नंद वंश को परास्त करने में इन्होंने चाणक्य के साथ मिलकर जो युद्ध अभियान चलाया, उससे न सिर्फ नंद वंश समाप्त हुआ बल्कि नंद वंश के साथ साथ जो वेस्ट में अलेक्जेंडर ने जो भारत का पश्चिमी हिस्सा कब्जा किया हुआ था, वहाँ से भी जो है अलेक्जेंडर की सत्ता समाप्त हो गई। और उनका जो जनरल था सेल्यूकस निकेटर, उन्होंने जो है चंद्रगुप्त मौर्य के साथ समझौता किया और काबुल कांदाहार से लेकर हिंदू कुश तक की टेरिटरी चंद्रगुप्त मौर्य को वापस कर दी, यानी कि इन्हें सौंप दिया, एक तरह से हार मान ली। चलिए अब हम जानते हैं कि किन परिस्थितियों में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने ये साम्राज्य खड़ा किया और उसके लिए उसमें चाणक्य की क्या भूमिका रही। और इन सब हिस्ट्री के बारे में डिटेल हमें सबसे ज़्यादा जो मेगास्थनीज की इंडिका है उसमें मिलता है। इसके अलावा कुछ बुद्धिस्ट और कुछ जैन हिस्ट्री बुक्स है, कुछ टेक्स्ट है जिससे हमें इस बारे में पता चलता है। तो सबसे पहले ये कहानी शुरू होती है सन 326 ईसा पूर्व में, जब अलेक्जेंडर यानी कि जो ग्रीक फोर्सेस थी, अलेक्जेंडर की सेना ने जो है पश्चिमी भारत के बहुत बड़े भाग पे कब्जा कर लिया था। और उस समय जो है चाणक्य ने ये देखा कि अब धीरे धीरे जो है पूरे भारतवर्ष पे अलेक्जेंडर का अधिकार हो जाएगा। और उस समय चाणक्य ने भारत में अलग अलग राज्यों में घूमकर जो भी क्षेत्रीय क्षत्रप या क्षेत्रीय शासक थे उनसे सहायता मांगने की कोशिश की। उसी दौरान वो मगध भी आए थे, जब उन्होंने धनानंद से सहायता मांगी थी पश्चिमी मोर्चे पर लड़ने के लिए। लेकिन धनानंद ने उन्हें अपमानित करके वापस भेज दिया था और वो पूरे भारत में भटक रहे थे। ये बात 326 से लेकर 322 ईस्वी के बीच, ईसा पूर्व के बीच की है। इसी दौरान उन्होंने भारत भ्रमण के दौरान उन्हें कहा जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य को उन्होंने देखा, जो कि कुछ गांव के बच्चों के साथ और कुछ नवयुवकों के साथ कुछ युद्ध के जैसा कुछ खेल खेल रहे थे, टोली बनाकर, छोटी छोटी टोली बनाकर वहाँ के गडरियों के साथ। तो उस युद्ध के खेल में जो उन्होंने युद्ध कला देखी, जो एक लीडरशिप देखा, सैनिक नेतृत्व क्षमता देखी चाणक्य में, सॉरी चंद्रगुप्त मौर्य में, तो उन्हें ये समझ में आ गया कि यही व्यक्ति ऐसा है जिसमें ये क्षमता है जो कि मगध में धनानंद और पश्चिम में अलेक्जेंडर जैसे जो राष्ट्र के शत्रु हैं उन्हें परास्त कर सकता है और एक ऐसे साम्राज्य की स्थापना कर सकता है जो सिर्फ और सिर्फ भारत के हित के बारे में सोचे और यहाँ के लोगों के कल्याण के लिए कार्य करे और भारत की सीमाओं का विस्तार भी करे। फिर उसके बाद उन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य को तक्षशिला यूनिवर्सिटी में प्रशिक्षित किया, जहाँ उन्हें वेद शास्त्र, गणित और सैनिक अध्ययन के बारे में पढ़ाया गया। उनकी मिलिट्री लीडरशिप स्किल्स को डेवलप की गई। और जब वो तक्षशिला यूनिवर्सिटी से बाहर निकले चाणक्य के गाइडेंस में, उसके बाद वो एक पूरी तरह से मिलिट्री कमांडर और एक कुशल शासक बन चुके थे। उनके अंदर वो सारे गुण आ चुके थे। उसके बाद धीरे धीरे जो है छोटे छोटे राज्यों को जो असंतुष्ट थे धनानंद से और जो अलेक्जेंडर के खिलाफ लड़ना चाहते थे उन्हें इकट्ठा करना शुरू किया। छोटी छोटी क्षेत्रीय सेनाएं बनाई गई, जिससे कि जो है जो धनानंद का बाहरी इलाका था यानी मध्य भारत और जो आज का राजस्थान हरियाणा तक के जो उनके छोटे छोटे राज्य थे जो उनसे असंतुष्ट थे, वो सब धीरे धीरे चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य के साथ मिल गए, बिना युद्ध किए धनानंद के खिलाफ हो गए।
और धनानंद का जो राज्य था वो छोटा होता चला गया। और इस ढंग से धीरे धीरे जो है सन 323-24 के आसपास जो है मगध को घेर लिया गया। और ऐसा माना जाता है कि एक बार जो पहली बार आक्रमण किया था चंद्रगुप्त मौर्य चाणक्य ने, उसमें वो परास्त भी हो गया था धनानंद के द्वारा। लेकिन फिर 322 ईस्वी में फाइनली, 322 ईसा पूर्व में फाइनली जो है जो दूसरी बार आक्रमण किया तो उसमें धनानंद पराजित हो गए और मगध पर और पाटलिपुत्र पर अधिकार कर लिया चंद्रगुप्त मौर्य ने। और जो है वहीं से मौर्य वंश की स्थापना हुई। और एक बार मगध और पाटलिपुत्र पर अधिकार करने के बाद जो है पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बना के चंद्रगुप्त मौर्य ने फिर पश्चिमी भारत पे जो है अलेक्जेंडर की सत्ता को हटाना शुरू किया। उनका सैन्य अभियान पश्चिम की तरफ चला, जिसमें कि कई सालों तक जो है उनका जो अलेक्जेंडर का जो एक सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, जिसे अलेक्जेंडर ने वहाँ बिठा रखा था। मतलब आज के इंडस सिंधु नदी से पश्चिम जो भी भारत है, जो अफ़गानिस्तान और पूरे नॉर्थ पाकिस्तान का जो इलाका है, जो किंग पोरस की टेरिटरी थी, वो सब जो है 2 साल की लड़ाई में जो है चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर से छुड़ा लिया। और जो है संधि के रूप में जो है सेल्यूकस निकेटर की पुत्री से विवाह भी किया। और इसमें अगर अलेक्जेंडर ने 326 ईस्वी में जब किंग पोरस को हराया था तो उस समय अगर वो धनानंद की सेना से सिर्फ वो डर के पीछे हट गए, क्योंकि बाहर से नाम ये था कि धनानंद के पास बहुत बड़ी सेना है। और अगर वो डर के पीछे नहीं हटते, अगर वो आगे बढ़ के लड़ाई कर लेते धनानंद से, तो धनानंद पराजित हो जाते और पूरा भारत अलेक्जेंडर के कब्जे में आ जाता। क्योंकि धनानंद से लोग खुश नहीं थे बिल्कुल भी। हो सकता है कि यहीं के लोग बगावत करके धनानंद के खिलाफ हो जाते और अलेक्जेंडर का साथ दे जाते, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चलिए, जो भी है वो अलेक्जेंडर की सेना डर के रुक गई धनानंद से लड़ने के डर से, और उसके बाद अलेक्जेंडर की मृत्यु हो गई। और उसकी मृत्यु के पश्चात जो उसका उत्तराधिकारी सेनापति था सेल्यूकस निकेटर, वो वहाँ के गद्दी पर बैठा हुआ था, जिसे फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने पराजित किया एक बार जब उनके कब्जे में मगध और पाटलिपुत्र आ गए थे धनानंद को हराने के बाद। तो ये जब सेल्यूकस निकेटर हार गए और जो पश्चिम भारत से लेके पूर्वी भारत तक, यानी आज के जो बिहार है, मगध से लेके उत्तर में अफ़गानिस्तान तक पूरा जो है चंद्रगुप्त मौर्य के एक तरह से उनके कब्जे में आ गया था और उनकी टेरिटरी बन चुकी थी, उनका राज बन चुका था, जो कि पहला मौर्य साम्राज्य था। और इस साम्राज्य में एक बहुत ही कुशल प्रशासन था, एक बहुत ही सॉलिड एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कि पूरी तरह से चाणक्य के अर्थशास्त्र चाणक्य नीति के ऊपर बेस किया हुआ था। उसमें माना जाता है कि 2 पैरेलल यानी समानांतर एडमिनिस्ट्रेशन थी, एक गांव के लिए और एक शहरों के लिए। जो गांव की एडमिनिस्ट्रेशन थी उसका काम था मुख्यतः नहरों का निर्माण करना, नदियों को नहरों से जोड़ना ताकि कभी सिंचाई की कमी ना हो और उससे अनाज की उत्पादन सही हो। ज़मीन का लैंड एंड मेजर्स, जो नाप जोख जो होता है फसलों की का हिसाब किताब, और जो है वहाँ से रेवेन्यू कलेक्ट करना। और जो दूसरा एक समानांतर था वो शहरों के लिए था, जो दूसरा समानांतर एडमिनिस्ट्रेशन था, जो कि शहरों का व्यापार, शहरों में कौन से लोग आते हैं, कौन से लोग जाते हैं, शहरों का जो रोड, वहाँ की जो और व्यवस्था है, जो अर्बन सिटी प्लानिंग है वो। और सबसे बड़ी बात, एक ख़ास बात थी कि मगध पाटलिपुत्र में इस बात की व्यवस्था थी कि कौन बाहर से आ रहा है और कौन जा रहा है और किस ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कर रहा है, इस हर चीज़ की जो है एक हिसाब किताब होता था एक एक आदमी का। यानी कि इसमें चाणक्य जानते थे कि चंद्रगुप्त मौर्य की जान को खतरा हो सकता है, इसलिए कोई बाहर से कोई हत्यारा या कोई ऐसा ना हो कि कोई शत्रु देश का कोई भाड़े का हत्यारा आए और चंद्रगुप्त मौर्य की हत्या करने की कोशिश करे। क्योंकि चाणक्य ये जानते थे कि ये सब काम कैसे होते हैं। उन्होंने खुद भी इस तरह से जो है मगध और भारतवर्ष के कई शत्रुओं का सफाया करवाया था धनानंद के रियासत पे कब्जा करने के समय। तो ये भी माना जाता है कि कई बार चंद्रगुप्त मौर्य अपने महल में एक जगह सोते नहीं थे। या चाणक्य उन्हें सोने नहीं देते थे, उनका शयन कक्ष यानी बेडरूम जो है वो चेंज करवाते रहते थे। और जो है उनके सारे जो कार्यक्रम हैं यात्रा के, ट्रैवलिंग के, वो सारे गुप्त रखे जाते थे।
इसके अलावा जो एक ख़ास बात थी उस समय के इतिहासकारों के लिखने में जो देखा गया है जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन की, वो थी कि पूरे मगध को इन्होंने जो है एक तरह से काफ़ी सेंट्रलाइज नहीं बल्कि एक ऑटोनॉमस रीजन बना कर रखा था, जिसमें कि स्वतंत्रता थी अलग अलग प्रांतों को अपने अपने ढंग से काम करने की, जिससे लोग खुश रहते थे और समर्थन में रहते थे, कहीं बगावत के सुर जल्दी नहीं उपजे। और पूरे राज्य को, पूरे मगध को उन्होंने 5-6 समितियों में बांटा था। हर चीज़ की एक अलग अलग समिति होती थी, जैसे कि एक उद्योग लगाने के लिए अलग समिति थी, उसके बाद उद्योग की जो इंस्पेक्शन होती है उसके निरीक्षण के लिए अलग समिति थी, कर कलेक्शन टैक्सेशन के लिए एक अलग समिति थी, एक एक समिति थी जो कि सिर्फ सेंसस यानी जनगणना का काम करती थी, एक समिति थी जो कि फॉरेनर बाहर से कौन आ रहा है नहीं आ रहा है इस पर बड़ा ही स्ट्रिक्ट कंट्रोल, जैसे आजकल हम पासपोर्ट वीज़ा का एक सिस्टम देखते हैं, कुछ उस ढंग से व्यवस्था थी कि कोई भी अनजाना आदमी मगध या पाटलिपुत्र विशेषकर उसमें दिख नहीं सकता। और इन सारी समितियों के ऊपर चाणक्य स्वयं एक प्रधानमंत्री की तरह से जो है 6-7 समितियों का काम देखते थे। हाँ, एक समिति अलग से सेना के लिए भी थी, जो सेना के लिए अलग से उद्योग लगाए गए थे पाटलिपुत्र के आसपास, जिसमें लोहे के इस हथियार उस समय के नए नए हथियारों का आविष्कार होता था, युद्ध में लड़े गए हथियारों की रिपेयरिंग होती थी, ये व्यवस्था भी थी। इसके अलावा वो जानवरों का महत्व जानते थे, वो जो है प्रोत्साहन देते थे कि अच्छे नस्ल के घोड़े और जो है खेती के जानवरों की ब्रीडिंग कराई जाए, और जानवरों का मेला लगता था मगध में, खासकर पाटलिपुत्र के आसपास। सोनपुर का मेला आज भी जो है, एक कहा जाता है बहुत पुरानी ये परंपरा शायद वहीं से चली आ रही है। इस मेले में अच्छे नस्ल के जानवर उपलब्ध होते थे, घोड़े और खेती के जानवर, जिससे कि उनके और ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी जानवर ज़रूरत होते थे। तो उस समय जो है इन जानवरों के अच्छे ब्रीडिंग के कारण खेती, ट्रांसपोर्टेशन और युद्ध सेना तीनों के रिक्वायरमेंट पूरी होती रहती थी। और इस ढंग से जो है लगभग 20-22 साल चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया। उसमें सभी धर्मों के बराबर फलने फूलने की बात सामने आती है। जैन, बुद्धिस्ट, हिंदू, सनातन धर्म जो ब्राह्मणिकल धर्म था उसे भी वो मानते थे। जो बलि वगैरह चढ़ाई जाती थी जानवरों के, इसके मंदिरों में इसकी प्रथा भी थी। फिर जो है एक बार एक जो जैन संत थे भद्रवाहु, उनसे इनका संपर्क हुआ और जो है उन्होंने इन्हें समझाया कि जो भी युद्ध में इन्होंने क्रूरता की है उसके कारण हो सकता है इन्हें प्रायश्चित करना पड़े, अन्यथा मगध पर बहुत बड़ी विपदा आएगी। फिर ये सब प्रभाव आने के बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने धीरे धीरे राजपाट त्याग दिया और 298 बीसी में माना जाता है कि उन्होंने अपने पुत्र बिंदुसार को जो है राजपाट सौंप कर जो है वो दक्षिण की तरफ चले गए। और फाइनली कर्नाटक के जो चंद्रगिरी पर्वत जो आप देख रहे हैं इमेज इस पिक्चर में, वहाँ जाके उन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय बिताए। तो और यहीं पे उनकी मृत्यु हुई ऐसा माना जाता है। तो मेरा ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और लिख के बताइए कि मैं अगला वीडियो किस पे बनाऊं, क्योंकि भारत का इतिहास बहुत बड़ा है और इसे जितना ही बनाएं कुछ ना कुछ बाकी रह जाएगा। और ये चंद्रगुप्त मौर्य की जो जीवन कथा है इसे मैंने काफ़ी संक्षेप में 12-13 मिनट के वीडियो में बताने की कोशिश की है, क्योंकि अन्यथा अगर हम डिटेल में बनाएं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो चूँकि हम जैसा जानते हैं भारतवर्ष का इतिहास अनंत है, और इसलिए आप प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और मिलते हैं फिर बहुत जल्दी बातें नई पुराने में। तब तक के लिए